नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बीए के 5th सेमेस्टर के सिलेबस में शामिल है। बीए 5th सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं, तो इकोनॉमिक्स में भी आपको 2 ही पेपर पढ़ना है। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है और आप बीए के 5th सेमेस्टर में हैं, तो आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। 2025 में यही सब क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो एक ये मॉडल पेपर के तौर पर मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का एक प्रकार से कॉम्बिनेशन है, और उनके उत्तर भी एक प्रकार से मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। तो महामैराथन क्लास भी कह सकते हैं, मॉडल पेपर भी कह सकते हैं। और ये एक प्रकार से एक मॉडल पेपर है बीए के सब्जेक्ट खास करके इकोनॉमिक्स का प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि पेपर नंबर 1, जिसमें आपको पढ़ना है पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, आर्थिक वृद्धि और विकास के बारे में। ठीक है, ये आपके पेपर का नाम है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपकी बार आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते रहिएगा। देखिए, ये क्वेश्चंस आपके लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो आपके समक्ष मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी मैं रखूँगा, ठीक है, और लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आएंगे। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके 150 शब्द या 200 शब्दों में आपको लिखना होता है, तो ऐसे आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन आ चुका भैया, निर्धनता रेखा या जिसको आप गरीबी रेखा कहते हैं, इससे क्या आशय है या क्या तात्पर्य है? गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये प्रश्न आपसे बन सकता है। देखिए, निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा की बात की जाए तो न्यूनतम आय का वह स्तर जो औसत आकार के परिवार के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीदने की क्षमता रखता है, गरीबी रेखा के रूप में जाना जाता है। यानी एक प्रकार से न्यूनतम आय का एक स्तर जो औसत आकार के परिवार, औसत आकार मतलब कि एक ठीक ठाक परिवार, जो परिवार बेसिकली जैसे कि एक माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, ठीक है, हो, वो एक औसत परिवार होता है। तो कोई घर है जो एक प्रकार से न्यूनतम आय जो है, जिसकी मान लेते हैं न्यूनतम आय कि मान लेते हैं 10,000 रुपये उसके मंथली के खर्चे हैं सभी व्यक्तियों को मिला करके। अब अगर वो 10,000 रुपये कमा ले रहा है तो गरीबी रेखा वहीं पर फिक्स कर दी गई, यानी 10,000 रुपये कमा करके और अपने परिवार की जो ज़रूरतें हैं, जो इंपॉर्टेंट ज़रूरतें, उनकी पूर्ति कर ले रहा है, तो गरीबी रेखा वहीं पर फिक्स कर दी जाती है। यानी गरीबी रेखा एक प्रकार से जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीदने की क्षमता रखता हो ऐसा परिवार, ठीक है, जो औसत आकार का हो, जो अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं खरीदने की क्षमता रखता हो, ऐसी एक प्रकार से कमाई पर ही गरीबी रेखा फिक्स कर देती है कि गरीबी रेखा वही होती है। अब क्या होता है कि भारत में कभी कभी जो मापदंड गरीबी रेखा का सेट किया गया है, उससे कभी कभी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने आवश्यकताओं की पूर्ति, रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति नहीं कर पाते, तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को गल्ला की व्यवस्था, ऐसे व्यक्तियों को आवास की व्यवस्था सरकार के द्वारा करी जाती है। ठीक है, तो रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था सरकार भी करती है। कभी कभी आप देखते हैं तो किन के लिए करती है? जो गरीबी रेखा से नीचे होते, बीपीएल कार्ड धारक या ऐसे कार्ड वगैरह पहले बनते थे, राशन वगैरह जो मिलते थे, ठीक है, अब तो सभी को मिलने लगे, लेकिन पहले मिलते थे गरीबी रेखा से जो नीचे होते थे। तो गरीबी रेखा के रूप में जाना जाता है। भारत में इस न्यूनतम आय स्तर का निर्धारण जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी अंतर्ग्रहण के द्वारा किया गया है। कैलोरी अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि जैसे कि मान लेते एक व्यक्ति की एक दिन में कितना ऊर्जा उसको चाहिए या कितनी कैलोरी, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है। शहर के हिसाब से और गांव के हिसाब से दोनों का अलग अलग जो है मापदंड सेट किया गया और बताएगा कि एक व्यक्ति को कितनी कैलोरी या कितने भोजन की आवश्यकता एक दिन में होती है, उस भोजन की मार्केट वैल्यू क्या है, अगर उतना पैसा व्यक्ति कमा ले रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, सबका गुणा भाग करके और एक मापदंड फिक्स किया गया कि भाई हाँ, यहाँ तक एक प्रकार से अगर व्यक्ति कमाता है तो वो ठीक है। ठीक है, कैलोरी अंतर्ग्रहण के द्वारा किया जाता है। योजना आयोग, जो अब एक प्रकार से योजना आयोग को आप किस नाम से जानते हैं? योजना आयोग को अब एक प्रकार से नीति आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। इस योजना आयोग के द्वारा गठित विशेषज्ञ दल के अनुसार ये योजना आयोग ने एक प्रकार से एक समिति बनाई थी। उस समिति ने एक प्रकार से गरीबी रेखा को डिसाइड करने के लिए, तो उसने एक प्रकार से कहा था ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति जो होते हैं एक दिन में 2400 कैलोरी ऊर्जा की उनको ज़रूरत होती है। यानी एक दिन में 2400 कैलोरी ऊर्जा अगर किसी व्यक्ति को मिलती है तो ठीक बात है, वो एक प्रकार से जान लीजिए कि खाता पीता है ठीक ठाक मात्रा में। और शहरी क्षेत्र में
2100 कैलोरी। चूँकि गांव में एक प्रकार से व्यक्ति काम करता है, मेहनत ज़्यादा करता है, शहर का व्यक्ति उतना मेहनत नहीं करता है या ऑफिस वगैरह में जाने में उतनी मेहनत नहीं लगती जितना कुदाल चलाने में और भैंस चराने में लगती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर 300 कैलोरी ज़्यादा लगती है गाँव के बच्चों, मतलब गाँव के व्यक्तियों को, और 2100 कैलोरी लगती है शहरी व्यक्तियों के लिए एक दिन में खपत जो ऊर्जा की होती है, जो व्यक्ति खाना वगैरह खाते हैं। और खाने में ही आप देखते हैं ऊर्जा विद्यमान होती कार्बोहाइड्रेट के रूप में, चूँकि अनाजों से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। 1 ग्राम अगर आप जो है कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते तो उससे आपको 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम अगर वसा आप ग्रहण करते तो उससे आपको 9 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये सब चीज़ें एक प्रकार से फिट करके इन्हीं सब मापदंड के आधार पर एक प्रकार सेट किया गया। तो प्रतिदिन का पोषण प्राप्त ना करने वाले, यानी अगर कोई व्यक्ति गांव का है, वो 2400 कैलोरी ऊर्जा उसको दिन भर में नहीं मिल रही है तो जान लीजिए वो गरीबी रेखा से नीचे है। या शहर का तो 2100 कैलोरी ऊर्जा नहीं मिली तो वो गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, तो ये ना प्राप्त कर पाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। ये मापदंड एक प्रकार से योजना आयोग के द्वारा गठित विशेषज्ञ दल के द्वारा ये परिभाषा दी गई गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा की। मेरे हिसाब से निर्धनता रेखा और गरीबी रेखा अब आप समझ चुके होंगे क्या है, दोनों का मतलब एक ही होता है। आइए थोड़ा सा और जानते हैं भारत में गरीबी रेखा। दूसरा प्रश्न आपसे बन सकता है लघु उत्तरीय में कि भारत में गरीबी हटाने के लिए अपने मुख्य सुझाव दीजिए। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि अगर भारत में आपको गरीबी हटानी हो तो आप उसके लिए क्या सुझाव दे सकते हैं सरकार को, या क्या सुझाव दे सकते हैं एक प्रकार से नेताओं को, जिससे गरीबी हटाई जा सके। देखिए, सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाने से गरीबी में कमी हो गई है, लेकिन पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं हुई गरीबी को हटाने में। भारत में गरीबी कम करने के लिए कई सुझाव आप दे सकते हैं। वो सुझाव मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये सुझाव आप लिख सकते हैं, परीक्षा में प्रश्न आता रहता है। ये देखिए, पहला सुझाव आप ये दे सकते हैं महोदय कि जनसंख्या पर नियंत्रण करना आवश्यक है। यानी कि जनसंख्या पर नियंत्रण करना आवश्यक है। अगर जनसंख्या इसी तरीके से बढ़ती रही तो आप गरीबी पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में घटोतरी होती है, नेशनल इनकम इससे प्रभावित होता है, जीडीपी भी प्रभावित होती है। तो ऐसे में राष्ट्रीय आय मतलब जो है राष्ट्र में गरीबी हटाने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना जरूरी होता है। ठीक है, दूसरी बात, लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। जब लघु और कुटीर उद्योग यानी छोटे उद्योग जब बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, जो व्यक्ति बेरोजगार हैं वो व्यक्ति भी थोड़ा बहुत काम करेंगे, कुछ ना कुछ काम में लगे रहेंगे। तो चाहे 100 रुपया 200 रुपया डेली कमाएंगे तो कुछ कमाएंगे, तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी दर में कमी होगी। और जब बेरोजगारी दर में कमी होगी तो रोजगार का जो दर है वो बढ़ेगा। रोजगार का दर बढ़ेगा तो प्रति कैपिटा इनकम बढ़ेगी। प्रति कैपिटा मतलब कि प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से क्या होता है कि राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम उससे प्रभावित होगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। तो ये सब ध्यान है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो इस वजह से एक प्रकार से आपको करना क्या है, लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा तीसरा काम कर सकते गरीबी को हटाने के लिए, आर्थिक विकास में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है कि विकास की गति में विस्तार वृद्धि बनी रहे। यानी एक प्रकार से विकास की गति जो है, विकास जो है वो लगातार होता रहे, उसमें एक प्रकार से हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट होता रहे और सतत विकास पर ध्यान दिया जाए। इसके अलावा गाँव में सार्वजनिक कार्य यानी कि जो सरकारी कार्य हो तेज़ी से शुरू किया जाना चाहिए, ताकि गाँव के लोग एक प्रकार से वो गाँव के ही में काम करके ही कुछ रुपया पैसा कमा पाएँ। कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा ना देकर के श्रम को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि भारत एक श्रम प्रधान देश है। और भारत में जहां पहले 10 लोग मिलकर के गेहूं को दांते थे, आज मतलब कि गेहूं को एक प्रकार से उसकी बाली को निकालते थे, धान को पहले पीटते थे लोग, तो उसमें भी कुछ लोगों को मजूरी मिल जाती थी। आज धान दाने की मशीन भी चल गई है। अब धान लोग एक प्रकार से कैसे, मतलब कि धान एक प्रकार से मशीनों से मतलब ख़त्म हो जाता है। नहीं, पहले धान ही पीटे जाते थे, खरही लगती थी। ठीक है, पैरा पहले लोग एक प्रकार से मशीन से बालते थे, फिर भैंसों को खिलाते थे। आजकल मशीनें ऐसी आ गई हैं कि एक दिन में पूरा का पूरा बाल करके ख़त्म कर देती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें एक प्रकार से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा महोदय। ठीक है, तो गांव में सार्वजनिक कार्य जो है तेज़ी से शुरू किया जाए, और गांव में यंत्रीकरण को बढ़ावा ना दे करके गांव में एक प्रकार से श्रम को बढ़ावा दिया जाए, ताकि व्यक्ति श्रम करें। और श्रम करेंगे तो खाली नहीं बैठेंगे, सत्यार नहीं बैठेंगे, जिसको कहते हैं सत्यार बैठना, तो सत्यार नहीं बैठेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे में एक प्रकार से आपको इन चीज़ों को देखना है और ये तमाम प्रकार के काम आपको कर लेने हैं। क्लियर, वॉइस क्लियर है आपकी? चले, तो इस तरीके से आप गरीबी को हटा सकते हैं। अंत में तो ये आपका बढ़िया उत्तर हुआ। ठीक है, अंत में गरीबी को कम करने का कार्य एक चुनौती है, जिसे स्वीकार करने के लिए बृहद व भारी मात्रा में प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे कि रोजगार सुविधाएं बढ़े व सामाजिक सेवाओं व सुरक्षा का विकास हो सके। तो इससे क्या होगा, रोजगार की सुविधाएं बढ़ेंगी तो बेरोजगारी दर कम होगी, इससे गरीबी खत्म होगी। ठीक है, या बेरोजगारी खत्म होगी।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन लघु उत्तरीय का अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आ चुका है, गरीबी का दुष्चक्र क्या है या निर्धनता का कुचक्र क्या है, बताएं। निर्धनता का कुचक्र या गरीबी का दुष्चक्र बात एक ही है, ये क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, निर्धनता के दुष्चक्र का अभिप्राय होता है कि विभिन्न शक्तियों के वर्तुल नक्षत्र जो एक दूसरे पर इस प्रकार क्रिया तथा प्रतिक्रिया करती हैं कि निर्धन देश में निर्धनता की परिस्थिति बनी रहती है, यानी कि निर्धन देश और निर्धन होता चला जाता है, ऐसी सिचुएशन, वही एक चक्र होता है। ठीक है, कि जैसे कहते हैं कि गरीबी में आटा गीला होना, तो वही निर्धनता का कुचक्र हो जाता है। इस प्रकार के वर्तुल नक्षत्रों के विशिष्ट उदाहरणों की कल्पना करना कठिन नहीं। जैसे हो सकता है कि किसी निर्धन व्यक्ति को पर्याप्त भोजन उपलब्ध ना हो, आधा पेट भोजन भरने के कारण उसका स्वास्थ्य कमज़ोर पड़ सकता है, शारीरिक रूप से व्यक्ति कमज़ोर होने के कारण से उसकी कार्य क्षमता में कमी भी आ जाती है, जिसका अर्थ यह हुआ कि वह निर्धन रहता है। इसका फिर यह परिणाम होगा कि उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन पर्याप्त नहीं होगा। अगर व्यक्ति निर्धन होगा तो पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं पाएगा, और यह क्रम ऐसे ही बरकरार चलता रहेगा। तो समस्त देश में से संबंधित इस प्रकार की इस परिस्थिति को कह करके व्यक्त किया जा सकता है कि कोई देश इसलिए निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है। निर्धनता के कुछ दुष्चक्र में सबसे महत्वपूर्ण संबंध वे हैं जो अल्प विकसित देशों में पूंजी संचयन पर प्रभाव डालते हैं। कहीं ना कहीं पे जैसे कि आप गरीब होंगे तो आप एक प्रकार से भरपेट भोजन नहीं पाएंगे, तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जाएगा। जब आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो आपका एक तबीयत खराब होगी, उसकी भी दवा करवानी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के ये चक्र पूरा का पूरा चलता रहेगा। इस तरीके से ऐसे गरीबी और बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये बात यही गरीबी का दुष्चक्र या कुचक्र होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ऐसी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे आप। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर मान लेते हैं इसका आपको PDF प्राप्त करना है या ऐसे और भी मॉडल पेपर में जो दूंगा, इकोनॉमिक्स का हो गया या पॉलिटिकल साइंस का हो गया, जियोग्राफी का हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी और लिखित टाइप के भी, तो आप इसको प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, 91 61 93 60 62। अगर PDF प्राप्त करनी है तो आप इस पर SMS करेंगे, अपना नाम लिख करके, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपका सब्जेक्ट क्या क्या, अपने सब्जेक्ट नेम लिख करके भेजिएगा। आपको एक प्रकार से नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट जो मेजर हैं आपके, इनके PDF नोट्स और इनकी क्लासेस मिलेंगी। इसके साथ ही साथ आपका जो को करिकुलर वाला कोर्स होता है आपका, ठीक है, को करिकुलर की अगर बात की जाए तो को करिकुलर जो कोर्स होता है भैया, उसमें आपको क्या पढ़ना है, को करिकुलर में आपको क्या पढ़ना होता है, को करिकुलर में आपको पढ़ना होता है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, जिसकी परीक्षा MCQs बेस्ड होती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। अनिवार्य पेपर जो होता है आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे आपने 4th सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ा था, ऐसे ही 5th सेमेस्टर में आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ना है, विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता। यानी इसमें आपको रीजनिंग और कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में जानना है, जो कि अपने आप में बहुत कठिन होते हैं। उसको बहुत ही सरल भाषा में और एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पिछले वर्ष जो क्वेश्चन पेपर हुए थे उसको सॉल्व करवाया है, उसकी भी PDF आपके पास सेंड की जाएगी, और मॉडल पेपर की PDF नोट सेंड किए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट आपके पास सेंड किया जाएगा, उसको आप हल करिएगा। ठीक है, और उसका आंसर आपको वीडियोज़ में बताया जाएगा। तो तमाम प्रकार की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो PDF नोट्स वगैरह प्राप्त करने के लिए SMS करें इस नंबर पर, मात्र 100 रुपीज़ आपको खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी पर आप जैसे SMS करेंगे आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर मात्र आपको 100 रुपये सेंड करके और एक प्रकार से कोर्स बाई कर लेना। उसमें आपको PDF नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे, तीनों चारों सब्जेक्ट के, आपके जो 2 सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट को करिकुलर का, जो भी सब्जेक्ट होंगे उन सभी के मिलते रहेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से और आगे बढ़ते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए लेक्चर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स का ये आपका मॉडल पेपर है जिसके बारे में चर्चा करते हो, इसका भी PDF आपको मिल जाएगा। ऐसे ही और भी जो इकोनॉमिक्स का लेक्चर आएगा उसका भी मिलता रहेगा आपको। ठीक है, चले प्रश्न है अगला आपका लघु उत्तरीय का कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है। सकल घरेलू उत्पाद को GDP कहते हैं, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद को GNP कहते हैं, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, GDP जो होती है देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को बताता है। यानी यह एक प्रकार से GDP जो होता है सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कि ये भारत की सीमा के अंतर्गत या घरेलू क्षेत्र में जो हम, जैसे आप भारत के क्षेत्र के अंतर्गत, पूरे भारत की सीमा के अंतर्गत जो वस्तुएं हम प्राप्त करते हैं, जो जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उन वस्तुओं का जो बाजार का मूल्य होता है वह एक प्रकार से क्या होता है, वो GDP होता है। ठीक है, वो क्या होता है, GDP होता है। अंतिम
अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, जो बाजार का मार्केट वैल्यू होती है, वही एक प्रकार से जीडीपी होता है। लेकिन जो जीएनपी होता है महोदय, यानी कि ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, ये जीएनपी देश में सामान्य निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजारी मूल्य होता है। ठीक है, अब देश में एक प्रकार से चाहे एक प्रकार से विदेशी भी कोई आकर के भारत में रह रहा है, विदेशी कंपनियां भी हैं वो भी, और मतलब भारतीय कंपनियां भी, वो भी, दोनों का उत्पादन जो होगा उन पर उनकी जो सेवाएं अंतिम बाजारी मूल्य होगा वो जीएनपी कहलाता है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा अंतर यह है कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी एक क्षेत्रीय घरेलू धारणा है जो देश के घरेलू क्षेत्र तक सीमित होती है। यानी एक प्रकार से ये घरेलू क्षेत्र में ही चीज़ें आपको दिखेंगी, यानी एक भारत की सीमा के अंतर्गत ही इसका होगा। ठीक है, भारत की सीमा के अंतर्गत ही व्यापार वगैरह होगा, भारत की सीमा के अंतर्गत ही एक प्रकार से उत्पादन होगा। वो उत्पादन में जो वस्तु आएगी, जो सेवाएँ आएंगी, उन सभी का जो मौद्रिक मूल्य होगा, जो बाजार का मूल्य होगा, वही जीडीपी कहलाएगा उस देश का। ठीक है, एक साल का। जीएनपी होता है एक राष्ट्रीय धारणा है जिसका संबंध देश के सामान्य निवासियों के साथ होता है। निवासी और नागरिक में अंतर होता है। निवासी एक प्रकार से बेसिकली विदेश के भी हो सकते हैं और अपने यहाँ के भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक प्रकार से अपने यहाँ के होते हैं जीडीपी वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है तीसरा, मतलब कि अगला जो आपका पॉइंट है, अंतर है जीडीपी बराबर जीएनपी माइनस शुद्ध विदेशी साधन आय। अर्थात इस धारणा में शुद्ध विदेशी साधन आय शामिल नहीं होती। किसमें? जीएनपी में एक प्रकार से जो होता है, मतलब कि जीडीपी में विदेशी साधन आय जो होती है, विदेशों से प्राप्त जो आय होती है वो शामिल नहीं होती। विदेशों से कोई व्यक्ति कोई पैसा आ रहा है तो वो जीडीपी में शामिल नहीं होता है। यानी कि एक प्रकार से जब हम ग्रास नेशनल प्रोडक्ट से शुद्ध विदेशी साधन आय को घटा देते हैं तो हमको जीडीपी प्राप्त होती है। ठीक है, यानी अगर जीएनपी हमको प्राप्त करनी है जीडीपी से तो कैसे निकालेंगे? जीएनपी में जब हम ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट को शुद्ध विदेशी साधन आय के साथ जोड़ देते हैं तब हमको एक प्रकार से विदेशी साधन से जो आय प्राप्त होती है और जीडीपी मिला करके ग्रास नेशनल प्रोडक्ट बनता है। यानी कि ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है, भारत के सीमा के अंदर और भारत के बाहर भी, भारत के अंदर भी, ठीक है, भारत के जो भी निवासी हैं, भारत के यहाँ पर कोई व्यक्ति है वो भी, अगर वो विदेश अमेरिका में जाकर के फैक्ट्री खोला तो वहाँ से भी जो आय प्राप्त होगी, या जो विदेशों में सऊदी अरब में कमाने गए हैं वो सब भी, तो वहाँ से जो पैसा कमा रहे हैं वो सब पैसा ग्रास नेशनल प्रोडक्ट के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो एक प्रकार से भारत की सीमा के अंतर्गत व्यापार होगा, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार होगा, वह व्यापार से जो पैसा निकलेगा वह पैसा जीडीपी में आएगा। यानी जीडीपी में विदेशी साधन से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि जीएनपी में विदेशों से प्राप्त जो आय होती है उसको भी शामिल किया जाता है। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट इसीलिए इसको कहते हैं, इसको ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक माने होता है घरेलू। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से जीडीपी और जीएनपी में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। जीडीपी और जीएनपी अपने आप में एक टॉपिक है। आपने आज क्लियर कर लिया कि जीडीपी है क्या और जीएनपी क्या है। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल फटाफट से आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। आगे देखिएगा भैया, अगला क्वेश्चन, अगला लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये सब प्रश्न परीक्षा में आएंगे, ध्यान रखिएगा। चले, अगला क्वेश्चन आ चुका है, राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय में क्या अंतर होता है? राष्ट्रीय आय मतलब होता है नेशनल इनकम और व्यक्तिगत आय मतलब होता है प्रति कैपिटा इनकम। यानी कि एक व्यक्ति की आय और पूरा का पूरा राष्ट्रीय आय कितनी होती है। जैसे मान लेते हैं कोई एक देश है, मैं आपको एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लेते हैं भारत देश है। अब भारत देश एक प्रकार से एक साल के अंतर्गत उसकी जो उत्पादन के जो मतलब उत्पादन जो वस्तुएं हैं, उत्पादित वस्तुएं और जो सेवाएं उत्पादित की है भारत के द्वारा, वो उसका एक प्रकार से एक साल के अंतर्गत कितना एक प्रकार से मूल्य निकल रहा है, कितना निकल रहा है। तो एक साल में कितनी चीज़ें आई भैया? ये एक साल में एक प्रकार से मान लेते हैं एक साल में जो है 20,000 रुपया, 20,000 रुपये की सेवाएं और एक प्रकार से वो ये सब उत्पादित हो गया। तो ये हो गए आपके नेशनल इनकम। ठीक है, अब नेशनल इनकम ये हुई कि पूरे भारत में एक साल में एक प्रकार से इतना पैसा कमाया गया। वो उसका मौद्रिक मूल्य किसका? बाजार मूल्य। किसका बाजार मूल्य भैया? जो सामान उत्पादन किया हमने, जो सेवाएं उत्पादित की है उन सभी का। ठीक है, अब क्या होता है, मान लेते हैं भारत में कितने व्यक्ति हैं। भारत में मान लेते हैं भारत की जनसंख्या जो है, भारत में 200 लोग या भारत में 200 लोग रहते हैं। भारत में 200 जनसंख्या कितनी? भारत की कुल जनसंख्या 200 है, तो भारत की जनसंख्या 200 है। मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, 200 जनसंख्या है। अब जब भारत की राष्ट्रीय आय कुल निकली है, ठीक है, 20,000 और 200 लोग यहाँ पर निवास करते, तो यानी कि प्रति कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगी? ये 200 इसी से भाग दे देंगे, 0 0 काट दो, 0 0 काट दो, 200 रुपये। यानी एक व्यक्ति कितने रुपए कमा रहा है? 200 रुपये कमा रहा है। तो ये 200 रुपये क्या है? प्रति व्यक्ति आय है, व्यक्ति का आय 200 रुपये है। ठीक है,
और राष्ट्रीय आय क्या है, ये 20,000 रुपये राष्ट्रीय आय है, जनसंख्या 200 है। तो जब हम एक प्रकार से जो है नेशनल इनकम को एक प्रकार से जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमको प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, प्रति कैपिटा इनकम प्राप्त होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम और व्यक्तिगत आय, बताएं क्या अंतर होता है। पहला अंतर यह है महोदय कि इसका संबंध सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की आय के प्रजनन से होता है। यानी एक प्रकार से राष्ट्रीय आय जो होती है वो पूंजीपति यानी मतलब सार्वजनिक यानी कि चाहे सरकारी कंपनी से कोई चीज़ कमाया गया हो, वस्तु बनाई गई, उसका मौद्रिक मूल्य हुआ, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर कमा रहा है तो उसका मौद्रिक मूल्य हुआ। इन सभी को जोड़ करके भी एक प्रकार से तब राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। दूसरी बात, यह एक प्राप्ति की धारणा है, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की आय शामिल नहीं होती है, इसमें एक प्रकार से केवल निजी क्षेत्रों की आय शामिल होती है। यानी कि खुद व्यक्ति के एक प्रकार से कितना कमा रहे, जैसे मान लेते हैं अंबानी जी की जो संपत्ति है वो व्यक्ति का आय है, ठीक है, लेकिन मोदी जी की जो संपत्ति होगी, संचित निधि में जो संपत्ति होगी वो राष्ट्रीय आय होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा अंतर ये है कि इसमें हस्तांतरण आय शामिल नहीं होती है, इसमें हस्तांतरण आय शामिल नहीं होती है, इसमें परिवारों और व्यक्तियों की हस्तांतरण आय शामिल होती है, दूसरा अंतर। तीसरा अंतर इसका क्या है भैया, तीसरा अंतर इसका है कि इसमें राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल नहीं होता है। तो राष्ट्रीय जो ऋण होते हैं उन पर ब्याज इसमें शामिल नहीं होता, जो कर्जा ले आता है उस कर्जे पर ब्याज नहीं देना पड़ता है, जबकि इसमें राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल होता है, इसमें ब्याज भी देना पड़ता है। इसके अलावा इसमें निगम कर और निगम बचतें शामिल होती हैं, किसमें, इसमें राष्ट्रीय आय में निगम बचत और निगम मतलब निगम कर और निगम बचत शामिल होती है, इसमें दोनों भुगतान शामिल नहीं होते हैं व्यक्तिगत आय में। तो इस तरीके से ये चीज़ें एक प्रकार से ये अंतर हुआ राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप लोग सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। बाकी PDF प्राप्त करना, PDF बड़े आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, मात्र 100 रुपीज़ खर्च करके, एक सब्जेक्ट का नहीं सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, चले फटाफट से ज्वाइन हो जाए, ग्रुप बन चुका है, ग्रुप में आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में विदेशी विनियोग कितने प्रकार से किया जा सकता है, बताएं। विदेशी विनियोग का मतलब होता है विदेशों में निवेश करना, विदेशों में जाकर के फैक्ट्री चलाना। तो विदेशी विनियोग कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो भारत में मुख्यतया ये अति लघुत्तरीय क्वेश्चन से पूछे जाएंगे 50 शब्दों में लिखने के लिए। तो विदेशी विनियोग 3 प्रकार से किया जाता है भारत में। कितने प्रकार से भैया, 3 प्रकार से विदेशी विनियोग किया जाता है। पहला है आपका विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, यानी विदेश में आप जाकर के प्रत्यक्ष तरीके से विनियोग करें, प्रत्यक्ष तरीके से जाकर के आप उसमें निवेश करें। तीसरा होता है पोर्टफोलियो विनियोग और तीसरा होता है आपका विदेशी सहयोग। ठीक है, तो इस तरीके से 3 तरीके से आप विदेशी विनियोग कर सकते हैं, तीनों को आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की व्याख्या कीजिए, यानी विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग क्या है। तो प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग से अभिप्राय है कि कोई विदेशी नागरिक अथवा संगठन दूसरे देश में अपनी पूंजी के द्वारा उत्पादन इकाई की स्थापना करता है, जो एक फैक्ट्री की स्थापना करता है। ऐसे विनियोजन पर विनियोजक का स्वामित्व प्रबंधन में नियंत्रण रहता है। ठीक है, जो भी काम या मैनेजमेंट का नियंत्रण रहता है, मैनेजमेंट पर किसका, जो नियोजक होता है उसका। अगला प्रश्न, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश किसे कहते हैं। तो जब मतलब यदि किसी विदेशी निवेशक, कोई विदेशी व्यक्ति है, पूंजीपति है, वो निवेश करना चाहता है, निवेशक द्वारा कंपनी के 10% कम शेयर खरीदे जाएं। यानी जब एक प्रकार से कोई विदेशी व्यक्ति क्या करता है, किसी कंपनी के 10% कम शेयर खरीदे, 10% कम शेयर खरीदे जाएं, तो उसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। ठीक है, 10% जब कम शेयर पर वो कंपनी लेता है। ठीक है, ये होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। और जैसे मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के से मिलने के लाभ बताइए। अच्छा, कभी कभी विदेशी सहयोग क्या होता है, जैसे कि हीरो और होंडा 2 कंपनी थी, तो हीरो होंडा मिल करके काम करे थे, तो यही सब सहयोग होता है। ठीक है, यही सब निवेश होता है। मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से मिलने वाले लाभ बताइए, यानी मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से क्या लाभ मिलता है। पहली बात तो ये कि मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI से खाद्य श्रृंखला का बेहतर विकास होता है। किससे, FDI से खाद्य श्रृंखला का बेहतर विकास होता है मल्टी ब्रांड रिटेल में। दूसरी बात, खाद्य पदार्थों की बर्बादी पर रोक भी लगेगी इससे। इसके अलावा मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जो अगला लाभ मिलेगा वो ये मिलेगा कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार का अवसर प्राप्त होगा, रोजगार के अवसर जो होंगे वो आएंगे सामने। इसके अलावा इससे मझोले कारोबारियों को फ़ायदा होगा और उपभोक्ता के सामने बेहतर विकल्प भी उत्पन्न मतलब आएगा, ताकि उपभोक्ता एक प्रकार से तमाम चीज़ों को एक प्रकार से जो है ग्रहण कर सके और उसको कोई लूट ना पाए या कोई उसको एक प्रकार से मूर्ख ना बना पाए, सस्ते में चीज़ें मिल पाए उसको और उचित चीज़ें मिल पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है महोदय। प्रश्न है भैया, हाल में विदेशी व्यापार नीति कब लागू हुई थी, तो बताएं।
हाल ही में विदेशी व्यापार नीति कब लागू हुई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो विदेशी व्यापार नीति अप्रैल 2015 से लागू है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न, विदेशी पूंजी से क्या आशय है? विदेशी पूंजी से आप क्या समझते हैं? तो विदेशी पूंजी से आशय किसी उद्योग में विदेशी सरकार, संस्था या समुदाय के द्वारा पूंजी निवेशित किए जाने से है। इस पूंजी का स्वरूप विदेशी मुद्रा, विदेशों से आयातित मशीन, विदेशों से आयातित मतलब होता है खरीदना, विदेशों से आयातित तकनीक भी हो सकती है। यानी कि जो विदेशी पूंजी होती है उसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि जब एक प्रकार से किसी उद्योग में विदेशी सरकार या विदेशी कोई संस्था है, कोई विदेशी समुदाय है, उसके द्वारा पूंजी निवेशित किए जाने से, यानी कि वो पूंजी निवेश करे, पूंजी को खर्च करे अपने यहाँ पर, ठीक है। तो इस पूंजी का स्वरूप विदेशी मुद्रा में हो सकता है, विदेशी मुद्रा के माध्यम से। विदेशों से जो आयातित मशीन होती है, खरीदी गई मशीन, वो भी एक प्रकार से विदेशी पूंजी में शामिल है। विदेशों से आयातित टेक्नोलॉजी जो होती है, कभी कभी विदेशों से खरीदते हैं वो। किंतु कुछ विदेशी संस्थाएं या सरकारें ऋण के साथ साथ कुछ अनुदान भी उपलब्ध कराती हैं। इस अनुदान राशि को वापस नहीं लौटाना पड़ता है। कभी कभी किसी कंपनी के लिए, जो कंपनी अच्छा काम करती है, उस कंपनी को फाउंडेशन को स्थापित करने के लिए बड़ी बड़ी जो विदेशी कंपनियां हैं वो दान चंदा के रूप में भी देती हैं, ताकि एक प्रकार से लोगों का भला हो पाए। और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो ऐसा करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, भारत में विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन देने हेतु किन्हीं 2 सरकारी प्रयासों का उल्लेख कीजिए। भारत में विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन देने के लिए या देने हेतु किन्हीं 2 सरकारी प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन देने के लिए कई सरकारी प्रयास किए गए, जिनमें 2 निम्नलिखित हैं। पहला है कि भैया विदेशी पूंजी के विनियोग से संबंध विविध पक्षों के प्रचार के लिए भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में एक भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना करी। और भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना 1961 में हो जाने से जो है एक प्रकार से बड़ा बढ़ावा मिला विदेशी पूंजी के विनियोग से, ठीक है। और ये विनियोग केंद्र जो स्थित है वो दिल्ली में स्थित किया गया, देश की राजधानी में, ताकि एक प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा देश में विदेशी पूंजी की समस्या को हल करने तथा विदेशियों को देश में पूंजी लगाने के लिए आकर्षित करने में दीर्घकालीन निर्यात नीति की अहम भूमिका होती है, जो एक प्रकार से अपनाई जा रही है। यानी कोई विदेशी कंपनी भारत में क्यों एक प्रकार से पैसा व्यय करेगी, इसको लेकर के एक प्रकार से भारत ने बहुत अच्छा काम किया है, ताकि विदेशी कंपनियां भारत में आएँ और यहाँ पर व्यापार करें, जिससे क्या होगा कि भारत को एक प्रकार से बहुत लाभ होगा, भारत को विदेशी मुद्रा का, और भारत को एक प्रकार से तमाम प्रकार के टैक्स वगैरह मिलेंगे। चूँकि भारतीय कंपनियों से टैक्स कम मिलता है और विदेशी कंपनियों से टैक्स ज़्यादा मिलता है, इस वजह से भारत भी चाहता है कि विदेशी कंपनियां जितने आएंगी उतने एक प्रकार से फ़ायदा होगा इंडिया का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, पर्यावरणीय संकट के कारण बताइए। और विदेशी कंपनियों के आने से फ़ायदा भी है। फ़ायदा इसलिए चूँकि एक प्रकार से ये बहुत ही एक प्रकार से सस्ते दामों में चीज़ों को बनाती हैं। साथ ही साथ में यहाँ का जो मैन पावर है इंडिया का, यानी कि जो बेरोजगार लोग हैं वो सिर्ज जाएंगे। सिर्जना का मतलब होता है कि उसी में लग जाएंगे, नौकरी करने लगेंगे। तो इससे क्या होगा कि आसपास के इलाकों के लोग उसमें नौकरी करने लगेंगे, तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी की दर कम होगी, ठीक है। पर्यावरणीय संकट के कारण बताइए। देखिए, पर्यावरणीय संकट के निम्नलिखित कारण हैं, कई कारण हैं। अच्छा, उद्योगपति यानी जो फैक्ट्रियां होती हैं ये भी पर्यावरण को नुकसान बहुत पहुंचाती हैं, ठीक है। इसी वजह से जब भी कोई फैक्ट्री स्थापित की जाए तो पर्यावरण के जो मानक हैं उनको ध्यान में रख करके की जाए, जिससे क्या हो, एक प्रकार से अच्छे तरीके से विकास होता रहे, यानी सतत विकास पर ध्यान रख करके चीज़ों को किया जाए। सबसे पहली बात, पर्यावरणीय संकट के कारण में सबसे पहला कारण होता है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या के बढ़ने से एक प्रकार से क्या होता है, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। दूसरी बात, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हो रही है, लगातार एक प्रकार से तमाम प्रकार की फैक्ट्रियां खुल रही हैं, जिससे तमाम मलबे, तमाम धुएं निकलती है, जिससे एक प्रकार से जल और वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण जैसे तमाम प्रदूषण सामने आ रहे हैं। इसके अलावा तीव्र औद्योगिकरण, लगातार उद्योगों का विकास हो रहा है। उद्योगों के विकास से एक प्रकार से मृदा प्रदूषण से लेकर के जल, वायु, तमाम प्रकार के प्रदूषण फैलते रहते हैं। शहरीकरण, लगातार शहर बन रहे हैं, नगरों का विकास हो रहा है। शहरीकरण की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, बड़े बड़े नाले, तमाम प्रकार के साबुन सोडा लोग लगा करके सुबह सुबह नहाते हैं, और तमाम प्रकार की जो मतलब कि मल वगैरह होते हैं वो सब एक प्रकार से नदियों में बहा दिए जाते हैं, इससे जल प्रदूषण फैलता है। नगरों में तमाम गाड़ी मोटर होते हैं, इसकी वजह से प्रदूषण फैलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसें निकलती हैं। और शहरों में जो व्यक्ति रहते हैं फ्रिज लगवाते हैं, उससे रेफ्रिजरेटर वगैरह होता है, फ्रिज हो गया, एसी हो गया,
इनसे CFC नाम की गैस निकलती है, जो कि वातावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। यानी कि वो क्या करती है, ऐसी गैसें बेसिकली CFC गैसें जो होती है वो वातावरण को नुकसान इसलिए पहुंचाती है क्योंकि वो जो कार्बन क्या नाम है उसका, जो O3 जो लेयर है, जो A3 यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर को एक प्रकार से खोखला कर रही है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी की किरणों को हमारे तक पहुंचने से रोकता था। उस ओजोन लेयर को एक प्रकार से CFC नाम की गैस जो है छीन कर रही है। इससे क्या होगा, इससे चर्म कैंसर होगा। अगर सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो अगर मनुष्य के त्वचा पर पड़ेंगी, इससे मनुष्य की त्वचा में तमाम प्रकार के जो है चर्म कैंसर जैसी बीमारियां हो जाएंगी, चर्म रोग होने शुरू हो जाएंगे और व्यक्ति एक प्रकार से बहुत परेशान हो जाएगा। ऐसे में एक प्रकार से ये बड़ा दिक्कत का एक प्रकार चीज़ें हो रही हैं। वनों की कटाई हो रही, वनों की कटाई से एक प्रकार से वर्षा भी कम हो रही, वनों की कटाई से वायु की जो प्रदूषण, ऑक्सीजन का जो एक प्रकार से परसेंटेज है वो भी घटने लगा है। इसके अलावा वातावरण गर्म होता चला जा रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्याएं सामने आ रही हैं। इसके अलावा कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता उपयोग भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण जैसे तमाम गंभीर समस्याएं मतलब संकट पैदा कर रहा है। कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके खेती की जा रही है। आजकल सब्जी की खेती में भी आप देखते हैं तमाम प्रकार के चीज़ों का प्रयोग करके, तमाम प्रकार के चीज़ों का प्रोडक्ट का प्रयोग करके लोग सब्जी से कद्दू पे सुई लगा देते हैं, इंजेक्शन लगा करके। कद्दू जैसे रात में इतना छोटा होता है, सुबह इतना बड़ा हो जाता है। लौकी इतनी पतली होती है, उसमें इंजेक्शन लगा दो, इतनी बड़ी लौकी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें बड़ी दिक्कत है और इस सब एक प्रकार से मनुष्य को ही नहीं बल्कि प्रजातियों को और पूरे के पूरे पर्यावरण को ही संकट पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सतत विकास के लक्ष्य क्या है बताइए। सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ऐसा विकास जो कि एक प्रकार से पर्यावरण के मुद्दों को ध्यान में रख करके पर्यावरण की क्वालिटी को कम किए बिना ही एक प्रकार से या पर्यावरण के मानकों को ध्यान में रख करके कोई फैक्ट्री या उस विकास किया जाए तो मान सकते हो पर्यावरण वो सतत विकास है। सतत विकास बेसिकली एक ऐसा विकास होता है जिसमें एक प्रकार से क्या होता है कि ऊर्जा के संसाधन या फिर जो भी संसाधन प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन ऐसे किया जाए, उचित मात्रा में किया जाए, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उन संसाधनों का लुत्फ़ उठा पाए। यानी कि इतना ज़्यादा पेट्रोल ना खर्च कर दें जिससे आने वाले समय के लोग एक प्रकार से गधा और ऊँट पे बैठ कर चलने लगे, ठीक है, घोड़े पे बैठ कर जाने लगे। तो ये सब एक प्रकार से क्या सतत विकास ही है। यानी कि संसाधनों का विवेक संबद्ध तरीके से दोहन, विवेकपूर्ण तरीके से दोहन करना ही सतत विकास होता है, संधारणीय विकास होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सतत विकास के कई लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है पर्यावरण की समस्याओं को कम करने वाले विकास को बढ़ावा देना, यानी ऐसे विकास या ऐसा डेवलपमेंट करना जिससे क्या हो कि पर्यावरण की समस्याओं को एक प्रकार से कम किया जा सके। ठीक है, ऐसे विकास हो, पर्यावरण के मानकों को ध्यान में रख करके फैक्ट्री वगैरह बनाई जाए, पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाए। इसके अलावा आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता से समझौता किए बिना ही मौजूदा पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करना सतत विकास होता है। ठीक है, यानी इतना ज़्यादा दोहन ना कर लें पर्यावरण का या पर्यावरण के एक प्रकार जो संसाधन है उनका कि आने वाली पीढ़ी हमारी पू पू करे बैठ करके कि भाई हमारे पापा ने तो हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से पर्यावरण जो होता है जब आप उसको सुरक्षित रखेंगे तभी वो आपको सुरक्षित रखेगा, अन्यथा आपका निरसन कर देगा। क्लियर, चले आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, रोजेंस्टीन रोडोन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने। तो रोजेंस्टीन रोडान ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो रोजेंस्टीन रोडान ने बड़े धक्के का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। रोडान का सिद्धांत संतुलित विकास की मान्यता पर आधारित है, यानी सतत विकास की मान्यता पर आधारित है। अभी इनके बड़े धक्के के सिद्धांत को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। रोजेंस्टीन के सिद्धांत की 3 मान्यताएं बताइए। रोजेंस्टीन के सिद्धांत की कई मान्यताएं हैं, वैसे तो 3 मान्यताएं मुख्य हैं जो देखिए आपको बोर्ड पर लिखी हुई हैं। पहली बात, स्थिर अर्थव्यवस्था की प्रारंभिक जड़ता तोड़ने के लिए न्यूनतम प्रयास का बड़ा धक्का आवश्यक है। दूसरी बात, बड़े धक्के से बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं। तीसरी बात, आर्थिक विकास के लिए संतुलित आर्थिक विकास, ठीक है, व्यूह रचना आवश्यक होता है। ये एक प्रकार से रोजेंस्टीन का सिद्धांत एक प्रकार से तीनों बातों को बताता है। अगला जो सिद्धांत है, बड़े धक्के के सिद्धांत के कौन कौन से तत्व हैं, फटाफट से आप बताएंगे। तो बड़े धक्के के सिद्धांत के प्रमुख तत्व कई हैं। बड़े धक्के के सिद्धांत के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला तत्व है, बड़े धक्के से बाह्य मितव्ययिताओं का विकास होता है। जो बाहरी मितव्ययिताएँ होती, बाहरी जो खर्चा होता है वो एक प्रकार से कम होता है। इसके साथ ही साथ बाजार विस्तार और प्रबल प्रयास होता है।
इसके अलावा अविभाज्यताओं तथा बाह्य बचतों के रूप में एक प्रकार से ये भी एक लाभ होता है इससे, या ये भी तत्व के रूप में शामिल है उसके। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न है, रोडान ने कितनी प्रकार की अविभाज्यताओं तथा बाह्य बचतों का उल्लेख किया है? तो रोडान की अगर बात किए तो उन्होंने उत्पादन फलन में अविभाज्यता, पहली अविभाज्यता, दूसरा मांग में अविभाज्यता, बचत की पूर्ति में अविभाज्यता और मनोवैज्ञानिक अविभाज्यता, 4 प्रकार की बाह्य बचतों और अविभाज्यता के बारे में बताया है। ये बात ध्यान किसने? रोडान ने। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये लघु उत्तरीय में या दीर्घ उत्तरीय में आप प्रश्न रख सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन आप बना सकते हैं इसको। प्रश्न है, रोजेस्टीन रोडान के द्वारा प्रतिपादित प्रबल प्रयास का सिद्धांत पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। या फिर अगला क्वेश्चन यही प्रश्न दूसरे तरीके से बन सकता है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में, अल्प माने कम विकसित जो देश है या कल विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश है, उसमें प्रबल प्रयास सिद्धांत जो है इसकी उपयुक्तता क्या होती है, चर्चा कीजिए। तो प्रबल प्रयास सिद्धांत के बारे में प्रश्न पूछेगा तो आपको यही उत्तर लिख देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर, प्रोफेसर पॉल एन रोजेंस्टीन रोडान, इनका पूरा नाम है क्या? प्रोफेसर पॉल एन रोजेंस्टीन रोडान, इनके द्वारा प्रतिपादित है सिद्धांत ये प्रबल प्रयास। प्रबल प्रयास या इसको आप बड़े धक्के का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रबल प्रयास का सिद्धांत बोलो या बड़े धक्के का सिद्धांत बोलो, बात एक ही है। प्रबल प्रयास या बड़े धक्के का सिद्धांत लिविंगस्टीन के आवश्यक न्यूनतम प्रयास से काफ़ी मिलता जुलता है। तो लिविंगस्टीन का जो एक प्रकार से आवश्यक न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत है, इसी सिद्धांत से मिलता जुलता है प्रबल प्रयास का सिद्धांत या एक प्रकार से बड़े धक्के का सिद्धांत। रोडान जो कि ये रोजेंस्टीन रोडान की बात मैं कर रहा हूँ, रोडान संतुलित विकास के समर्थक थे। समर्थक मतलब कि संतुलित विकास मतलब कि सस्टेनेबल या सतत विकास के समर्थक थे, लेकिन विकास की धीमी प्रक्रिया से सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि विकास धीमी गति से ना हो, विकास तीव्र गति से हो, वो मानते थे। लेकिन ऐसा विकास ना हो जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचे, ठीक है। रोडान का विश्वास था कि दीर्घकालीन स्थिरता और विषैले चक्रों में फंसी अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं को आत्मनिर्भर विकास के मार्ग पर लाने के लिए बड़े धक्के की आवश्यकता है। यानी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो अल्प विकसित हैं, जो पीछे अर्थव्यवस्था भी विकास नहीं हुआ, जिनका विकास अभी दीर्घकालीन प्रक्रिया में लगातार हो रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है, उनको एक बड़े धक्के की ज़रूरत है। उनको एक प्रकार से विकास में तीव्रता उनके लाने की ज़रूरत है, ठीक है। सिद्धांत का मतलब मेन यही है। रोडान के अनुसार जिस प्रकार एक सोते हुए व्यक्ति को एकदम झकझोर करके ही उठाना पड़ता है, कोई व्यक्ति ऐसे सो रहा होता है और उसको अगर उठाना है तो आप उसको मजे मजे बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, भैया भैया उठो उठो भैया, सुबह हो गई, उठो लाल भोर भई, ठीक है। जब बोलोगे उठो उठो लाल भोर भई, अब चिड़िया बोली, सब बच्चों ने आंखें खोली, उठकर मतलब सभी बच्चे मंजन करके कुल्ला करके खूब नहा के खाना खा के पढ़ने जाते। उठो लाल भोर भई अब आँखें खोलो, ठीक है। ऐसे उठो लाल भोर भई अब आँखें खोलो, ठीक है। सूरज बोला चिड़िया मतलब सूरज निकला चिड़िया बोली, सब बच्चों ने आंखें खोली। ऐसे कविता आपने बचपन में पढ़ी होगी। तो आप किसी को लोरी सुना के उठाओगे सुबह, उठ उठ, डांटोगे, कैसे बोलोगे, उठ हट हट, तो है चौके उठेगा, हाय क्या हुआ। तो ऐसे ही जो अर्थव्यवस्थाएं बहुत ही मंद गति से चल रही हैं, मंद गति से, कि तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ पे बलिहार राघव जी, तो जो मंद मंद मुस्कनियाँ पे से चल रहे हैं धीरे धीरे, हा चलने दो, उनको उस अर्थव्यवस्था को झकझोरने की ज़रूरत है आज, रोडान कहते हैं। तो रोजेंस्टीन रोडान कहते हैं कि जिस प्रकार एक सोते हुए व्यक्ति को एकदम झकझोर कर ही उठाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार नियोजन का उद्देश्य या प्लानिंग का उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था को उनके या उसके निम्न स्तरीय साम्य से एक झटके के साथ बाहर निकाल करके संचयी विकास पर आरूढ़ कर देना होना चाहिए, ताकि एक प्रकार से विकास की गति पर वो आ जाए। यानी अभी जो जिस ट्रैक पर चल रहे वो ट्रैक बहुत धीमा है, उस उठा करके उसको दूसरे ट्रैक पर ला दे, ताकि एक प्रकार से गाड़ी पटरी पर चल जाए और ठीक ठाक तरीके से विकास होता रहे, ठीक है। यही सिद्धांत है बेसिकली। यह सिद्धांत हमें यह बतलाता है कि धीरे धीरे चलने से आर्थिक बाधाएं दूर नहीं हो सकती हैं। अगर धीरे धीरे विकास होगा तो आर्थिक बाधाएं आती रहेंगी और विकास ऐसे होता रहेगा और कोई उसका फायदा नहीं होगा। एक कमज़ोर इंसान के द्वारा किसी शक्तिशाली शिकंजे से मुक्त होने के लिए हल्का फुल्का प्रयास करना अपनी ताकत को बर्बाद करना होता है। जिस प्रकार से एक बड़ा पहलवान है, उससे लड़ने के लिए आप नाहक में तो प्रयास कर रहे हैं, जब आप कोई दांव पेच जानेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, और अचानक से उसको पटकेंगे तभी हो पाएगा कुछ, ठीक है।
उसे तो बची कुची संपूर्ण ताकत को एक दफ़ा समेट कर लगाना होगा, या तो आए या तो जाए लबेदा, ताकि मुक्ति की संभावना प्रबल हो सके। यही बात अर्थव्यवस्था के साथ भी लागू होती है। स्थिर अवस्था में पड़ी हुई अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मात्रा में निवेश करना बहुत ज़रूरी होता, ताकि अर्थव्यवस्था को झटके के साथ इस स्थितिक अवस्था से बाहर निकाला जा सके। यानी कि अचानक से आप धीमे धीमे करेंगे तो कोई उसका प्रयास नहीं होगा, जब एक झटके के साथ आप कोई चीज़ करेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो झोंक दो अपनी पूरी ताकत, लगा दो अपनी पूरी ताकत, और अब की बार 5th सेमेस्टर में नंबर ले आओ खूब दबा के। अब अगला सिद्धांत आपका आ चुका है। अगला प्रश्न है इसी धक्के को लेकर के, रोडान के बड़े धक्के सिद्धांत के का आधार क्या है? बड़े धक्के के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। प्रश्न ये भी दीर्घ उत्तरीय में आ सकता है। तो बड़े धक्के का सिद्धांत जो आपसे पूछेगा आप आसानी से उसको लिख पाएंगे, कर पाएंगे। रोडान के बड़े धक्के के सिद्धांत का आधार बाह्य बचतों को प्राप्त करने की संभावना है, ताकि बाह्य बचतें प्राप्त की जा सके। उन्हीं के शब्दों में, रोडान के शब्दों में अगर देखें तो बाह्य बचतों के उपलब्ध होने की संभावना ही हमें इस सिद्धांत के अनुसार कार्य करने के लिए मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है। वास्तव में आर्थिक विकास की दृष्टि से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया कोई भी नियोजन या कोई भी प्लान जो है डेवलपमेंट कार्यक्रम या विकास कार्यक्रम कम से कम एक आवश्यक न्यूनतम आकार लिए होना चाहिए, ताकि एक तरफ अर्थव्यवस्था में जो पाई जाने वाली अविभाज्यताएं हैं उन अविभाज्यताओं को कम किया जा सके, साथ ही साथ में दूसरी ओर बड़े पैमाने की जो बाह्य मितव्ययताएं हैं उनको प्राप्त किया सके, ताकि मितव्ययता एक प्रकार से कम खर्चा हो और चीज़ें प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है। मायर और बाल्डविन कहते हैं कि एक विकास कार्यक्रम कम से कम एक आवश्यक न्यूनतम आकार का होना चाहिए। जब तक वो एक आवश्यक न्यूनतम आकार का नहीं होगा तब तक एक प्रकार से उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो उसका एक न्यूनतम, कम से कम एक न्यूनतम आकार का होना चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था में अविभाज्यताओं तथा असमानताओं को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। पैमाने की अमितव्ययताओं को अप्रभावी किया जा सके, तथा कुछ अन्य ऐसी शक्तियों का सामना किया जा सके जो एक बार विकास आरंभ हो जाने पर उसे दबाने के लिए उत्पन्न होती हैं। संक्षेप में, आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए क्या करना होगा? आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए अविभाज्यताओं को कम करना होगा तथा बाह्य बचतों को प्राप्त करना होगा। यानी बाहरी बचतें जितने मिलेंगी उतने प्रॉफिट उतना ही आवश्यक है, और जो अविभाज्यताएं हैं आंतरिक उनको कम किया जाए और बाह्य बचतों को प्राप्त किया जाए। और इसके लिए निवेश की एक निश्चित न्यूनतम मात्रा का होना बड़ा आवश्यक है, और एक धक्के के साथ निवेश किया जाए। इससे क्या होगा? बाह्य बचतें प्राप्त होंगी, बाह्य मितव्ययताएं कम होंगी, ज़्यादा होंगी, बाह्य मितव्ययताएं ज़्यादा होंगी और अविभाज्यताएं कम होंगी, असमानताएं कम होंगी। इससे इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था को डेवलपमेंट में मिलेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये भी सिद्धांत बड़ा फेमस है। अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का आपका आ चुका भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये सब। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ऐसे ही सिद्धांतों को आप बारीकी के साथ समझेंगे तभी कोई एक प्रकार से आपका चीज़ें क्लियर होंगी। तो मॉडल पेपर जो आपका मैं डिस्कस करता हूँ, ये कई टॉपिक के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ध्यान में रख करके करता हूँ। इसमें आपके कई टॉपिक तैयार हो जाते हैं। तो मॉडल पेपर के माध्यम से इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की तैयारी मैं करवाता रहूँगा, तो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। चले अब बताओ भैया, नेल्सन का जो निम्न संतुलन पास का सिद्धांत है, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बताओ। बताओ भैया, नेल्सन के निम्न संतुलन पास सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अथवा इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछेगा कि निम्न संतुलन पास सिद्धांत क्या है, संक्षेप में बताइए। ठीक है। प्रश्न बढ़िया है। नेल्सन महोदय ने दिया विकास का सिद्धांत, खास करके संतुलन पास का सिद्धांत या विकास का सिद्धांत। नेल्सन ने अल्प विकसित, अल्प माने जो कम विकसित देश है, उनके लिए निम्न स्तर संतुलन जाल सिद्धांत प्रतिपादित किया था। लिविस्टीन के आवश्यक न्यूनतम प्रयास की तरह नेल्सन का भी सिद्धांत माल्थस की इस कल्पना पर आधारित है कि किसी देश में प्रति व्यक्ति यानी प्रति कैपिटा इनकम बढ़ करके न्यूनतम निर्वाह स्तर से ऊंची हो जाए। यानी एक प्रकार से प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए और वो निर्वाह स्तर से ऊंची हो जाए, यानी कि गरीबी रेखा से ऊंची हो जाए, ताकि एक प्रकार से व्यक्तिगत निर्वाह, यानी कि जैसे मान लेते हैं एक कोई देश है, वहाँ पर 100 व्यक्ति रहते हैं
और एक व्यक्ति को खर्चा एक दिन के लिए, एक महीने का खर्चा कितना है मान लेते हैं, एक महीने का खर्चा उसका 2,000 रुपये है, ठीक है। अब अगर ये प्रति व्यक्ति यानी कि जैसे 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति 2-2 हज़ार रुपये अगर महीने का कमाने लगेंगे, 2-2 हज़ार रुपये कमाने लगें, तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, वही संतुलन जाल सिद्धांत हो जाएगा, निम्न स्तर संतुलन जाल, यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर हो जाए। प्रति व्यक्ति जब आय बढ़ेगी, तो प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने से जो निम्न निर्वाह स्तर है उससे ऊंची जब आय हो जाएगी तो इससे हर व्यक्ति सुखी हो जाएगा, हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान या उचित निर्वाह चीज़ें मिल जाएंगी। तो यानी कि 2,000 अगर जो है रुपये एक महीने के लिए चाहिए, तो ये 100 व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति 2-2 हज़ार रुपये महीने का कमाते हों, यानी 2-2 हज़ार रुपये सबके पास हों, तब एक प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। यही चीज़ समझने का प्रयास करें। तो माल्थस की इस कल्पना पर आधारित है कि किसी देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ करके न्यूनतम निर्वाह स्तर से ऊँची हो जाने पर उसकी जनसंख्या बढ़ने लगती है, ठीक है। क्या बढ़ने लगती है भैया, उसकी जनसंख्या जो होती है बढ़ने लगती है। जब प्रारंभ में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो इसके साथ साथ क्या होगा, जनसंख्या भी तेज गति से बढ़ेगी, ऐसा नेल्सन का विकास सिद्धांत कहता है। परंतु जब जनसंख्या की वृद्धि दर उच्च भौतिक सीमा लगभग 3% वार्षिक पर पहुंच जाती है, तब जनसंख्या की वृद्धि आय में और अधिक वृद्धि होने के साथ जनसंख्या घटने लगती है। नेल्सन इसी बात को अपने शब्दों में कहते हैं कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था जो होती है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की व्याधि निर्वाह की आवश्यकताओं या इससे संबंध प्रति व्यक्ति आय के स्थिर संतुलन स्तर पर खोजी जा सकती है। प्रति व्यक्ति आय के स्थिर संतुलन स्तर पर बचत तथा विशुद्ध विनियोग की दर नीची हो जाती है। विकास की दर बढ़ा करके बचत और निवेश, बचत माने होता है जो मिल रहा है, निवेश माने जो खर्चा, निवेश बढ़ाने से संबंधित प्रयास भी निष्फल हो जाते हैं, क्योंकि इन प्रयासों के साथ जनसंख्या में ऊंची दर से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। और जब जनसंख्या खूब ऊंची दर से बढ़ेगी और जो एक प्रकार से उनकी जो है रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूरी होगी, तो जनसंख्या जब बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होगी, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, समाज में संतुलन नहीं होगा, अर्थव्यवस्था में संतुलन नहीं रहेगा और वो एक प्रकार से विकास नहीं कर पाएगा देश। अतः प्रति व्यक्ति आय स्थिर संतुलन स्तर पर ही बनी रहती है, स्थिर संतुलन स्तर पर ही जो है प्रति व्यक्ति आय बनी रहती है। इस प्रकार अल्प विकसित अर्थव्यवस्था निम्न स्तरीय संतुलन जाल में फंसी रहती है, जिसके लिए 4 सामाजिक तकनीकी दशाएं उत्तरदायी होती हैं और ये एक प्रकार से हमेशा उसी सिचुएशन में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था बनी रहती है। अब इसमें एक प्रकार से या तो बड़े धक्के की ज़रूरत होती है या फिर एक प्रकार से ये साइकिल चलती रहती है। जैसे कि क्या होगा कि भाई जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ जाएगी और जो उत्पादन के साधन है वो नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे माल्थस ने यही कहा था कि उत्पादन के साधन तो एक प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी में मतलब कि समानांतर श्रेणी में उत्पादन के साधन बढ़ रहे हैं, लेकिन जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, गुणोत्तर श्रेणी में। आज 1 जनसंख्या है, कल 2 हुई, परसों 4, फिर 6, मतलब परसों 4, फिर 8, फिर 10, मतलब 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, इस तरीके से गुणोत्तर श्रेणी में। जैसे कि माल्थस यही कहते हैं ना, माल्थस क्या कहते हैं समझने का प्रयास करें। माल्थस तो यही कहते हैं, माल्थस कहते हैं सीधा सीधा कि ऐसे जनसंख्या जो है, जनसंख्या आज 1 है, कल 2 हो जाएगी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, इस तरीके से बढ़ती जाती है। लेकिन वही उत्पत्ति के साधन या उपभोग करने के जो साधन होते हैं, जैसे आज 1 है, कल 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, इस तरीके से बढ़ेंगे। यानी कि उत्पत्ति के साधन तो एक निश्चित क्रम में एक समानांतर श्रेणी में बढ़ेंगे, लेकिन जो जनसंख्या होती महोदय, जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, गुणोत्तर श्रेणी में। 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूने 8, दूनी 16, 32 दूना 64, ऐसे इस तरीके से बढ़ती जाती है। तो ये माल्थस की थ्योरी है। इसी तरीके से इन्होंने बताया कि ये जनसंख्या जो होती है जैसे जैसे बढ़ती जाती, पहले तो हम एक निश्चित क्रम फिक्स कर लेते हैं कि भाई हाँ, जितनी जनसंख्या है उतनी उससे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय, यानी गरीबी रेखा से ऊपर जो है सभी व्यक्ति की प्रति कैपिटा इनकम हो जाए, प्रति व्यक्ति आय जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर हो जाए। लेकिन जब वो हो जाती है तो जनसंख्या फिर धीरे धीरे क्या होती लगती है, बढ़ने लगती है। जब जनसंख्या बढ़ने लगती है तो प्रति कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय भी घटने लगती है, क्योंकि उत्पादन के साधन उतने हैं नहीं, उतने लोगों को नौकरी तो मिल नहीं सकती, तो बेरोजगारी दर बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे चीज़ों को। तो यही चीज़ तो अस्तरीय संतुलन जाल में फंसी रह जाती है, जिसके लिए 4 सामाजिक तकनीकी दशाएं उत्तरदायी होती हैं, जिसकी वजह से ये संतुलन जाल बना रहता है। पहली बात, जनसंख्या वृद्धि की दर और प्रति व्यक्ति आय के बीच गहरा सहसंबंध होता है। ठीक है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय जो होगी वो घटेगी, जनसंख्या घटेगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। ठीक है, यही नियम है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही साथ
प्रति व्यक्ति विनियोग में वृद्धि के लिए या वृद्धि हेतु अतिरिक्त प्रति व्यक्ति आय को निर्देशित करने की नीची प्रवृत्ति रहेगी। यानी प्रति व्यक्ति विनियोग में वृद्धि हेतु अतिरिक्त प्रति व्यक्ति आय को निर्देशित करने की नीची प्रवृत्ति है। यानी एक प्रकार से चाहे सरकार की बात करें या अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर एक प्रकार से प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के तमाम प्रकार के जो साधन हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है पर्याप्त मात्रा में, उनकी प्रवृत्ति नीची है, इस वजह से भी ऐसा बना रहता है। तीसरी बात, कृषि योग्य बेकार भूमि का अभाव है, यानी कृषि योग्य बेकार भूमि की कमी है, इस वजह से चीज़ें ऐसी हो रही हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्पादन की अकुशल विधियों का प्रचलन भी रहता है। तो इस तरीके से जब ऐसी तमाम प्रकार की विधियाँ हैं तो इससे उत्पादन का साधन सही तरीके से उत्पादन नहीं हो पाता, उत्पत्ति नहीं हो पाती, जनसंख्या बढ़ जाती, प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ पाती उसकी तुलना में। ठीक है, ये होता है आपका जो सिद्धांत मैंने बताया आपको। कौन सा सिद्धांत था? ये सिद्धांत था आपका निम्न संतुलन पास का सिद्धांत, या एक प्रकार से जिसको आप बोल सकते हैं कि जो है निम्न स्तर संतुलन जाल का सिद्धांत। जिस तरीके से जनसंख्या जो है अल्प विकसितता में फंसी रहती है और ये एक प्रकार से जनसंख्या और खास करके जनसंख्या और जो प्रति व्यक्ति आय है उसके बीच में फंसी रह जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, इसको देखें। नेल्सन मॉडल के निम्न स्तरीय संतुलन अवरोध से बचने के साधन बताइए। नेल्सन मॉडल का जो निम्न स्तरीय संतुलन है इससे बचा कैसे आ सकता है, इसके अवरोध से बचने के क्या कारण, मतलब कि क्या हो सकते, क्या उपाय कर सकते हैं। तो निम्न स्तरीय संतुलन अवरोध से बचने के कई साधन आप अपना सकते हैं, जिससे क्या हो, जनसंख्या और एक प्रकार से प्रति व्यक्ति आय में संतुलन स्थापित हो जाए। नेल्सन ने निम्न स्तरीय संतुलन अवरोध से बचने के लिए कई सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव दिया कि देश में अनुकूलन व राजनीतिक वातावरण का सृजन किया जाए, ताकि एक प्रकार से राजनीतिक वातावरण हो और अनुकूलन की दशा हो, लोग एक प्रकार से चीज़ों को ग्रहण करने में सक्षम हो, सही तरीके से जीवन यापन कर पाएँ। इसके अलावा अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ताकि लोग अधिक से अधिक उत्पादन कर सके। इससे क्या होगा, अधिक से अधिक उत्पादन जब करेंगे, अधिक फैक्ट्री स्थापित होगी, अधिक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। जब अधिक व्यक्ति नौकरियों में फंसेंगे तो इससे क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय जो होगी वो भी बढ़ेगी, क्योंकि बेरोजगारी दर में कमी आएगी, रोजगार की दर में वृद्धि होगी और ऐसे में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा परिसर के मतलब परिवार के आकार को सीमित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की चाहिए, ताकि परिवार ज़्यादा लंबा ना हो, जनसंख्या वृद्धि ना हो ज़्यादा, जनसंख्या कंट्रोल में रहे, ताकि हर व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और उसकी जो उचित चीज़ें हैं उसकी व्यवस्था कर सके परिवार। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला मतलब कि जो है विद्यमान साधनों को अधिक पूर्णता से उपयोग में लाने के लिए उन्नत तकनीकों को काम में लाया जाना चाहिए। यानी कि जो साधन उपलब्ध है हमारे पास उनको एक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से उनका उपयोग किया जाए और उन्नत टेक्निक का प्रयोग किया जाए। यानी कि जो प्रोग्रेसिव टेक्निक हैं, जो अच्छी टेक्निक है, उन टेक्निक का प्रयोग करके हम चीज़ों को प्रयोग करें, ताकि जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनका अच्छे तरीके से दोहन कर पाएँ। इसके अलावा आय के वितरण में परिवर्तन लाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि विनियोजक धन संचय कर सकें। यानी जो विनियोजक हैं, जो एक प्रकार से पूंजीपति, उनके पास पैसा आ सके, जो एक प्रकार से आय के वितरण में परिवर्तन लाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि जो एक प्रकार से विनियोजक हैं वो धन का इकट्ठा कर पाए और एक प्रकार से पूंजी मतलब कि एक प्रकार से और फैक्ट्री वगैरह स्थापित हो पाए। अगला प्रश्न आपका है, एक मापक सरकारी विनियोग कार्यक्रम होना चाहिए। एक मापक सरकारी विनियोग कार्यक्रम भी होना चाहिए, जो एक प्रकार से होना चाहिए। इसके अलावा विदेशों से कोष प्राप्त करके आय तथा पूंजी बढ़ानी चाहिए। जब विदेशों से एक प्रकार से हम पैसा लेंगे, इससे क्या होगा, पैसा जब ज़्यादा होगा तो फैक्ट्री वगैरह या कोई उद्योग धंधा स्थापित हो पाएगा। इससे एक प्रकार से क्या होगा, देश की आर्थिक स्थिति जो होगी सुदृढ़ होगी, सुधरेगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आ चुका है भैया। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो आप इसको मतलब कि सारे क्वेश्चंस वैसे मैंने इंपॉर्टेंट ही रखे हैं, जो कि आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों को आप भैया तैयार कर लीजिएगा, ओके। और ऐसे ही और मॉडल पेपर मैं पेपर 2 का भी लाऊंगा जल्द ही, और फिर से पेपर 1 का एक ऐसा और मॉडल पेपर मैं लाने का प्रयास करूँगा, और इस तरीके से मॉडल पेपर के माध्यम से आपका सिलेबस जो होगा वो कवर होता रहेगा। चलें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका दीर्घ उत्तरीय कि पर्यावरणीय अपकर्षण के कारण, अपकर्षण मतलब क्या होता है कि पर्यावरण का निम्नीकरण, पर्यावरणीय अवनयनीकरण, पर्यावरणीय निम्नीकरण या पर्यावरणीय अपकर्षण या पर्यावरणीय प्रदूषण, सारी बात एक ही है। पर्यावरण की क्वालिटी जो घट रही है उसी को पर्यावरणीय अपकर्षण कहते हैं, पर्यावरणीय अवनयनीकरण कहते हैं, पर्यावरणीय न्यूनीकरण कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके समझ में आ रही, बिल्कुल। तो यही चीज़ है। देखिए, पर्यावरणीय अपकर्षण या पर्यावरणीय निम्नीकरण जो होता है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, गरीबी की वजह से, ग्रामीण विकास, शहरीकरण जैसे विविध घटकों के कारण होता है। इनकी चर्चा नीचे हम कर रहे हैं अभी, और जानते हैं कि आखिरकार कैसे होता है। सबसे पहली बात, जनसंख्या वृद्धि की वजह से कैसे पर्यावरण अपकर्षण होता है।
जनसंख्या बढ़ने से एक प्रकार से क्या होता है, पर्यावरण का अपकर्षण होता है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि पर्यावरणीय अपकर्षण का एक प्रमुख कारण है। संसाधनों के तीव्र प्रयोग से क्या होता है, देश के संसाधनों के प्रयोग पर भारी दबाव पड़ता है। जब देश के संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है, चूँकि जनसंख्या बढ़ेगी उतने संसाधनों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आज पहले मोटरसाइकिल 2010 में आप देखेंगे एक गांव में लगभग 10 या 5 मोटरसाइकिल हुआ करती थी। अगर 30 घर है तो उसमें से 10-5 लोगों के पास मोटरसाइकिल होती थी 2010 या 8 में, मुझे पता है। मेरे घर पे भी मोटरसाइकिल नहीं थी। तो लेकिन जब एक प्रकार से क्या होता है, यही दशाएं, यही सिचुएशन बढ़ती जाती हैं। जैसे कि साथ ही साथ में आप देखेंगे कि जब एक प्रकार से यही दशाएं बढ़ती जाती हैं, जैसे मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो साधन का दोहन ज़्यादा होगा, यानी कि तब मोटरसाइकिल बढ़ती जाएगी। जनसंख्या बढ़ी और एक प्रकार से आजकल हर एक घर में 2-2 3-3 बाइक हैं। जैसे मेरे घर में ही दो, एक प्रकार से एक स्कूटी, एक बाइक, एक 4 व्हीलर, 3 चीज़ें हैं। बगल मेरे घर में मेरे चाचा के पास एक बाइक है, बगल वाले घर में 3 बाइक हैं। ठीक है, एक दादाजी बिक्की चलाते हैं, एक एक गाड़ी। तो कहीं ना कहीं पे एक एक घर में 3-3 2-4 गाड़ियाँ आजकल हो रही हैं। हर व्यक्ति को एक पर्सनल गाड़ी चाहिए। तो संसाधनों के तीव्र प्रयोग से क्या रहा है कि देश के संसाधनों का प्रयोग पर भारी दबाव पड़ता है जनसंख्या वृद्धि की वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप वायु तथा जल प्रदूषण बढ़ रहा है, जीव विविधता की कमी और भूमि का ह्रास हो रहा है। भूमि की कमी हो रही, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग अलग अलग जगह पर घर बनवाएंगे, जंगलों की कटाई करेंगे, उसको कृषि में कन्वर्ट करेंगे और एक प्रकार से लोड पड़ेगा सभी पर। ठीक है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि संसाधनों को समाप्त कर देती है तथा सततीय विकास के लिए खतरा उत्पन्न कर देती है। सतत विकास नहीं हो पाता है। जब जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ेगी तो एक प्रकार जो संसाधन है उनका दोहन खूब तीव्र गति से होगा। इससे जो आने वाली पीढ़ी है वो संसाधनों का लुप्त नहीं उठा पाएगी। तो ये सब एक प्रकार से इसके खतरे होते हैं। इस प्रकार तीव्र जनसंख्या वृद्धि पर्यावरणीय अपकर्षण के साथ साथ चलते हैं और पर्यावरणीय एक प्रकार से निम्नीकरण के एक महत्वपूर्ण कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण मतलब कि प्रदूषण का भी कारण है। पर्यावरण प्रदूषण है, पर्यावरण अपकर्षण बात एक ही है। अगला प्रश्न, निर्धनता। निर्धनता की वजह से कैसे होता है भैया? ये देखिए, निर्धनता पर्यावरणीय अपकर्षण का कारण और प्रभाव दोनों है। यानी एक प्रकार से पर्यावरणीय अगर अपकर्षण होता तो उसका प्रभाव भी, पर्यावरणीय अपकर्षण के प्रभाव में भी निर्धनता आती है। यानी पर्यावरण अगर कम हो जाएगा, प्रदूषण बढ़ जाएगा तो उससे भी निर्धनता आएगी। क्योंकि पर्यावरण जब एक प्रकार से गंदा होगा, पर्यावरण की क्वालिटी घटेगी तो एक प्रकार से आपको दिक्कत होगी, आपकी तबीयत खराब होगी। आप जितना पैसा कमाए उमाए रखे होंगे सब जाकर के डॉक्टर को दे देंगे। तो इससे क्या होगा? इससे भी आपको गरीब होना पड़ेगा। तो निर्धनता पर्यावरणीय अपकर्षण का कारण भी है। यानी कि निर्धनता की वजह से पर्यावरणीय जो एक प्रकार से जो क्वालिटी है उसमें गिरावट भी होती है, पर्यावरण का अपकर्षण भी होता है, पर्यावरण प्रदूषण भी होता है और उसका प्रभाव भी यही पड़ता है। निर्धनता गैर सातत्य मतलब कि गैर सातत्यता को प्रेरित करती है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति अन्य लोगों की अपेक्षा प्राकृतिक संसाधनों का अधिक प्रयोग और समाप्त करना चाहता है। क्योंकि जो व्यक्ति गरीब होता है वो चाहता है कि भाई जंगल की लकड़ी काट लें या ये सब कर लें, प्राकृतिक संसाधनों का उचित मात्रा में दोहन कर लें, खूब ज़्यादा दोहन करें। इससे क्या हो, ताकि एक प्रकार से अपना काम जाए, मतलब कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो हाल भी कभी कभी हो जाता है। क्योंकि वे उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। वे जीवन यापन के लिए भूमि का उपयोग करते हैं, जल का, खदान का और वनों में काम करते हैं। दूसरी ओर ह्रास हुआ पर्यावरण अधिक निर्धनता उत्पन्न करता है, क्योंकि निर्धन अपनी जीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। और जब प्राकृतिक संसाधन ही एक प्रकार से खत्म हो जाएंगे तो ऐसे में एक प्रकार से क्या हो जाएगा, ऐसे में वो गरीब व्यक्ति किस तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। निर्धनता भी एक प्रकार से पर्यावरणीय अपकर्षण को बढ़ाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कृषि विकास। अल्प विकसित देशों में कृषि विकास पर्यावरणीय अपकर्षण का एक प्रमुख कारण रहा है। गहन खेती और उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से भूमि तथा जल संसाधनों का अतिशोषण हुआ है। भूमि की उर्वरक क्षमता क्षीण हुई है। क्षणिक आनंद के लिए, क्षणिक एक प्रकार से उर्वरता को बढ़ाने के लिए दीर्घकालीन मिट्टी की गुणवत्ता को खत्म कर दिया जा रहा है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, भूमि और जल संसाधनों का अतिशोषण हुआ है। इससे भूक्षरण हुआ है, भूमि का क्षरण हुआ है, भूमि को दिक्कत हुई है, भूमि की क्वालिटी घटी है, जलग्रासता और खारापन के रूप में भूमि ह्रास होता है। इस तरीके से यानी कि भूमि की क्वालिटी जो है या उर्वरक क्षमता जो है वो लगातार कम हुई है, क्षीण हुई है। किसकी वजह से? तमाम प्रकार के उर्वरकों की वजह से, कृषि में तमाम प्रकार के फर्टिलाइजर का प्रयोग करने से। ठीक है, तो कृषि के विकास से भी एक प्रकार से पर्यावरण निम्नीकरण हुआ है, पर्यावरणीय अपकर्षण हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, औद्योगिकरण।
उद्योगों के बढ़ने से भी एक प्रकार से पर्यावरण निम्नीकरण बढ़ता है। तीव्र औद्योगिकरण के लिए अल्प विकसित देशों को पर्यावरणीय अपकर्षण का सामना करना पड़ता है, जैसे उर्वरक, लौह और इस्पात, केमिकल तथा तेल, तमाम प्रकार के ऐसे तेल शोधक जैसे तमाम उद्योग हैं। इनकी स्थापना से क्या होता है, भूमि, वायु और जल जैसे तमाम प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण भी उत्पन्न होते हैं और इसके अलावा अपशिष्ट प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण भी उत्पन्न होता है। औद्योगिक शक्ति के स्रोतों के रूप में जीवाश्म ईंधन, खनिज और लकड़ी का प्रयोग इन प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त कर रहा है तथा प्राकृतिक परितंत्र का ह्रास हो रहा है। यानी एक प्रकार से पर्यावरण अपघटक मतलब पर्यावरण एक प्रकार से अपकर्षण में पर्यावरण की क्वालिटी कमी होना, प्राकृतिक संसाधनों का खूब दबा के दोहन होना, ये सब शामिल होता है। पर्यावरण की क्वालिटी में कमी होना, पर्यावरण की क्वांटिटी में भी कमी होना, सब प्रकार से, यानी जंगलों का कटाई करना, ठीक है, मृदा का क्षरण हो जाना, ठीक है, मृदा की उर्वरक क्षमता क्षीण हो जाना, सब शामिल होता है। ठीक है, तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप भी पर्यावरणीय अपकर्षण बढ़ा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मतलब अगला टॉपिक आपका है, अगला कारण है परिवहन विकास। अल्प विकसित देश व्यापार और वाणिज्य के लिए विस्तार करने के लिए परिवहन सुविधाओं का विकास कर रहे हैं। सड़कें बना रहे हैं, सड़कें जैसे जंगल के बीच से सड़कें निकाली जा रही हैं, जंगल की कटाई हो गई, समुद्र के ऊपर पुल बना दिए जा रहे हैं, तो इससे उसको भी नुकसान हो रहा है। कहीं ना कहीं पे बहुत सारी चीज़ें हो रही, परंतु वे इसके माध्यम से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण के रूप में पर्यावरणीय अपकर्षण भी लाते हैं। बंदरगाहों के विकास से जहाज़ों से तल का बहाव होता है, जो मछलियों, प्रवाल प्रचारों, कक्ष वनस्पतियों और भूदृश्यों को विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं। इससे एक प्रकार से तमाम प्रकार के जलीय जीव, वनस्पतिक जीव, जो जंगल वगैरह में पुल बनता है, बांध बनता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये सब विकास से क्या होता है, परिवहन विकास से भी एक प्रकार से बहुत दुविधा होती है, बहुत दिक्कत होता है। शहरीकरण, ठीक है, अगला आपका शहरीकरण। तीव्र और अनियोजित शहरीकरण से शहरी मतलब पर्यावरण का अपकर्षण हुआ है। झुग्गियों और घनी आबादी वाले शहर वायु और जल को प्रदूषित करते हैं तथा ठोस और हानिकारक कचड़ों की उत्पत्ति से बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय अपकर्षण होता है। यानी ये लोग एक प्रकार से जब कोई चीज़ बनता है, शहरों में आप देखते हैं तमाम कूड़ा कबाड़, डिब्बा, पॉलीथीन, तमाम प्रकार के पॉलीथीन की प्रोडक्ट जो होते फेंके जाते हैं कूड़ा कबाड़ में, और आप देखेंगे तो उसका कूड़ा का पूरा एरिया गांजा रहेगा, तो इससे प्रदूषण फैलता, कूड़ा गांजा रहेगा। अभी आप गोंडा में आएंगे तो गोंडा में जैसे घुसने लगते हैं, इधर मुंदन खां एक चौराहा पड़ता है, उधर से जब घुसने लगेंगे तो रास्ते में एक प्रकार से बहुत कूड़ा कबाड़ पड़ा था। हालांकि अब तो हटा दिया गया उसको, वहाँ पर प्लॉटिंग वगैरह शुरू हो गई है, तो वहाँ से कूड़ा इतना गांजा रहता था पहले कि आप देखेंगे कि वही नगर निगम का पूरा कूड़ा वहीं पर आकर के छोड़ देते थे। तो इससे ठोस अपशिष्ट हुआ, जैसे कि मान लेते हैं ये डब्बा, मान लेते हैं कि कोई दवाई, ये दवा है, ठीक है, ये दवा कोई पिएगा तो इसका जो डब्बा है, ढक्कन है, इसको क्या होगा, ख़त्म तो होगा नहीं, इसको फेंक दिया जाएगा। ये एक प्रकार से जो तत्व है ये एक प्रकार से ख़त्म नहीं होगा, ये पड़ा रहेगा। ऐसे ही मान लेते हैं कंघी है, अब ये कंघी एक प्रकार से क्या हो रही है, ये कंघी कभी ख़त्म होगी, ये प्लास्टिक ख़त्म नहीं होगी, ठीक है, जला देंगे तब भी कुछ ना कुछ रूप में परिवर्तित करके ये विद्यमान रहेगी और वातावरण को नुकसान ही पहुँचाती रहेगी। इसके अलावा विदेशी ऋण भार भी पर्यावरण का आकर्षण करते हैं। विदेशी ऋण भार अल्प विकसित देशों में पर्यावरण आकर्षण का एक कारण बना हुआ है। अपना ऋण चुकाने के लिए वे निर्यात हेतु व्यावसायिक फसलें पैदा करते हैं। व्यावसायिक फसलें मतलब कि कॉमर्शियल जो क्रॉप्स होती हैं उनको उगाते हैं जो छोटे देश होते हैं, ताकि उनका कर्जा चुका सके बड़े देशों का। जो जीवन निर्वाह वाली फसलों को हटा देती है, लोग गेहूँ चावल ना बो करके लोग एक प्रकार से कपास और ऐसी नील की खेती करते हैं, जिससे एक प्रकार से पैसा प्राप्त हो सके। परिणाम स्वरूप वे सीमांत भूमियों पर उगाई जाती हैं, मतलब कि परिणाम स्वरूप सीमांत भूमि पर उगाई जाती हैं और वे खनिज पदार्थों को लापरवाही से निकाल करके उन्हें निर्यात करते हैं। खनिज पदार्थ मतलब कि जो भी खनिज वाले एरिया है वहाँ से एक प्रकार से खनिज पदार्थों को निकाल करके उनको बेचा जाता है। वो देश क्या करते हैं, खनिजों को जितना है उनके पास स्टोर सब कुछ बेच देते हैं, अपनी प्राकृतिक संपदा को बेच सकते हैं, जिससे भविष्य की पीढ़ियों की बड़ी लागत पर समाप्त हो जाती है, या उनकी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए जो एक प्रकार संसाधन थे वो संसाधन समाप्त हो जाते हैं। और इस तरीके से एक प्रकार जब वो संसाधन समाप्त हो जाते हैं तो उसके लिए एक प्रकार से कुछ नहीं बचता है, तो सतत विकास को भी इससे दिक्कत होती है। तो पर्यावरणीय अपकर्षण ये सब है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आपको बता दूं कि हिंदी का भी एक प्रकार से, हिंदी का पेपर 2 का एक प्रकार से मैंने जो है मॉडल पेपर आपका ये दिया हुआ है, मॉडल पेपर और महामैराथन क्लास। इसमें एक प्रकार से मैंने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बच्चों के लिए इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक पढ़ाया है। पार्ट 1 इसका हो चुका है, पार्ट 2 आने वाला जल्द ही आएगा। हिंदी का राष्ट्रीय काव्य इसको मैंने पढ़ा दिया है, तो ये सभी का PDF आपको मिलता रहेगा। तो PDF प्राप्त करने के लिए मैंने आपको ट्रिक जो बताई थी, मतलब कि क्या करना है आपको PDF प्राप्त करने के लिए, बेसिकली आपको क्या करना है, SMS करना है 91 61 93 60 62 पर, और एक प्रकार से आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहली बात आपको अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम
और आपके क्या क्या सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट के नेम लिख दीजिएगा। जैसे ही आप इन सब्जेक्ट के नेम लिख करके सेंड करेंगे तुरंत आपके पास एक प्रकार से एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इन सभी क्लासेस की PDF नोट्स मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, PDF नोट्स मिलेगी महोदय। PDF नोट्स के साथ साथ आपको एक प्रकार से PDF नोट्स आपकी दोनों टाइप की होंगी, यानी कि अगर आपकी परीक्षा MCQs हो रही है तो MCQs टाइप भी PDF नोट्स आपको मिलेगा। साथ ही साथ में MCQs के साथ साथ आपको ऐसे हिंदी वगैरह के और मतलब सभी सब्जेक्ट के लगभग में आपके लिखित भी मिलेंगे, आती लघुत्तरी लघुत्तरी दीर्घोत्तरी टाइप के भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, यानी कई प्रकार के यहाँ पर नोट्स आपको मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको एक प्रकार से जो आपका को करिकुलर कोर्स होता है, यानी एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि को करिकुलर का बहुत कठिन है आपकी बार, तो उसका भी कई प्रैक्टिस सेट और 2024 के जो क्वेश्चन पेपर है उनके PDF नोट्स और उनके जो है आंसर की सब कुछ आपको मिल जाएगी, वीडियो भी मिल जाएगी। तो वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और साथ ही साथ में जो है PDF नोट्स ये सब आपको मिलते रहेंगे। क्लास आपकी यूट्यूब पर होगी, बाकी PDF नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए अगर जुड़ना है तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ होंगे, पे करने होंगे। अगर आप नहीं चलाते कुछ भी तो आप मतलब कि पे करने वाला ऑनलाइन वगैरह सिस्टम तो आप किसी दूसरे से या किसी जो है लोकबाड़ी या किसी साइबर कैफ़े से भी करवा सकते हैं, किसी दुकान से जाकर के करवा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पेपर 2 का भी जल्द ही मॉडल पेपर में लाऊंगा, महासंग्राम वीडियो। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे।